दीपक चौरसिया, हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। देश में ऐसे बिरले लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं और देश में कई बार आम बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी, जो कि आज एक बेहद ही प्राउड फादर हैं, क्योंकि अब पिताजी की जगह उनके बेटे ने ले ली है। उनके बेटे जयंत सिन्हा ने अरुण जेटली साहब के साथ पूरा आम बजट पेश किया है। आज आप एक प्राउड फादर महसूस कर रहे होंगे। जयंत सिन्हा पहली बार संसद में चुन के आए, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आए, आज नॉर्थ ब्लॉक में बैठ रहे हैं और बजट भी पेश हो गया उनके मंत्रालय की तरफ से, अरुण जेटली जी ने किया। बिल्कुल दीपक जी, पहले तो आपसे बातचीत करने में बहुत आनंद आ रहा है, और दूसरी बात कि आपने इससे शुरुआत की कि हमारे बेटे जयंत सिन्हा जी आज नॉर्थ ब्लॉक में बैठ रहे हैं, तो ये है एक अजीब सा संजोग। और जाहिर है कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वो इस साल के बजट में बहुत नजदीक से उन्होंने काम किया। क्या क्या सिखाया आपने उनको? वैसे वो खुद बेहद पढ़े लिखे हैं। हमने कुछ नहीं सिखाया नहीं, मैंने उनको कुछ नहीं सिखाया, और मैं बिल्कुल एक फायरवॉल जिसको कहते हैं वो मेंटेन करके रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो व्यवस्था है उसमें बजट कॉन्फिडेंशियल होता है, बिल्कुल गोपनीय होता है, और मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह की बातचीत में बजट का कोई रहस्य पहले से खुल जाए। इसलिए मैंने बजट पर उनसे कोई चर्चा नहीं की। मैंने बिल्कुल उनको ऊपर छोड़ दिया कि वो जेटली जी के साथ मिलकर जो बजट बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का बजट बनाना चाहते हैं, उस प्रकार का बजट बनाएं। यशवंत जी, जब यह सरकार बनी थी तब उसका नारा था अच्छे दिन आ गए। क्या यह बजट वाकई अच्छे दिनों की शुरुआत का एक संकेत है? हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत ही मजबूत शक्तिशाली संदेश है अच्छे दिनों का, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बजट में ऐसी कई चीजें हैं, कई अध्याय हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़ती हैं, उनकी हालत में सुधार का वादा करती हैं। और मुझे लगता है कि हर बजट का एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों का, जो इसको अंग्रेजी में क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो सवाल है उससे इस बजट ने विस्तार से डील किया है, और उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन सब ये कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स लगाने से जो आम क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो तुरंत महंगी हो जाएगी। लगभग 1.5% से ऊपर सर्विस टैक्स हो गया है, लगा दिया गया है। देखिए, सर्विस टैक्स लगने से बहुत, और ये जो लगने से नहीं है, जो 1.5% की बात आप कर रहे हैं, उसका बहुत मार्जिनल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम सब लोग सारी सर्विसेज का उपयोग नहीं करते हैं, और जिन सर्विसेज का हम लिमिटेड स्केल में उपयोग करते हैं उसमें टोटल में 1.5% का इजाफा होगा, जो मैं मानता हूं कि मार्जिनल है। आपको याद होगा कि सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों को घटाया गया था पिछली सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय एक दूसरा वैश्विक संकट था, और अब हम जीएसटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि धीरे धीरे रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि इससे मिडिल क्लास पर जो ज्यादा एक्सपेंडिचर करता था वो कम करने लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि ये देखिए, जो वस्तुएं हम खरीदेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये केवल सेवा क्षेत्र से संबंधित है, और हम जानते हैं कि सेवा क्षेत्र में जितने छोटे छोटे सेवा के व्यापारी हैं उनको छूट मिली हुई है, और सामान्यतः आम आदमी जो डील करता है वो छोटे छोटे ऐसे सेवा प्रोवाइडर से डील करता है, सर्विस प्रोवाइडर से, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अगर किसी बहुत बड़े ब्यूटी सैलून में जाते हैं जिनका टर्नओवर बहुत बड़ा है, तब कुछ हमें 1.5% ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम किसी साधारण
दुकान में जाते हैं, बार्बर शॉप में जाते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो सबसे छोटा तबका है उस दुकान की तरफ हम जाएं, ये सरकार चाह रही है। ये भी हो सकता है इंटेंशन कि हम छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोत्साहित करें और उनके पास जाएं, और बड़े बड़े जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अगर हम उनके पास जाते हैं तो जाहिर है कि हमको थोड़ा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। सब लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई की दर और जो थोक मूल्य सूचकांक है उन दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन चीजों की कीमतों में कोई फर्क नहीं आया है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आटा हो, या किचन में इस्तेमाल करने वाली चीजें हो। तो जो महंगाई की हीट है उसको आम गृहिणी अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपको लगता है कि इस बजट के बाद उसमें कोई राहत होगी, उसमें कोई कमी महसूस होगी? देखिए, ऐसा है कि बजट में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि वो उसमें कोई बढ़ोतरी हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि कई चीजों का, आपने सब्जियों की बात की, सब्जियों के कीमतों में उतार चढ़ाव सीजनल होता है। कभी वो बढ़ती हैं, कभी वो घटती हैं, और कुछ चीजों की कभी बढ़ती हैं, कुछ चीजों की कभी घटती हैं। तो ये सीजनल जो उतार चढ़ाव होता है ये हर साल होता है, हर बार होता है, हर सरकार में होता है। और सब्जियों के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि टैक्स इंपैक्ट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत में बजट के चलते कोई इजाफा होगा। हाँ, प्रोसेस्ड जो सामान है उसमें हो सकता है अगर उसमें रेट ऑफ टैक्स बढ़ा होता, लेकिन इस बजट में रेट ऑफ टैक्स नहीं बढ़ा है। और मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अब नेगेटिव जोन में चला गया है। जो रिटेल प्राइस इंडेक्स है या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी गिरावट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इसलिए महंगाई की जो पूरी बात है वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी। और जैसा पहले की सरकार में, एनडीए की सरकार में अटल जी के नेतृत्व में हुआ था, महंगाई कोई मुद्दा रह ही नहीं जाएगा। महंगाई मुद्दा नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, आपने महंगाई की बात की, उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो किसानों का होता है। किसानों के लिए 3-4 योजनाएं अनाउंस की गई हैं, लेकिन किसानों के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है। क्या सरकार उसको ठीक ढंग से टैकल कर रही है? क्योंकि चुनावी वादा ये था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा। हाँ, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए एक प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने के लिए, और एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन है, वो पहले देखता है, फिर वो सरकार में सिफारिश करता है। तो हम इंतजार करेंगे कि हर क्रॉप के लिए, जैसे खरीफ है या रबी है, उसके बारे में सिफारिशें आएंगी और सरकार उस पर विचार करके उचित निर्णय लेगी। लेकिन सरकार का कमिटमेंट है कि हम मिनिमम जो प्राइसेस हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, उसको बढ़ाएंगे, और मुझे लगता है कि सरकार इस कमिटमेंट पर खरा उतरेगी। सबसे बड़ी बात है जो भूमि कार्ड किसानों को दिया जा रहा है। भूमि कार्ड के साथ साथ उनको 8.5 लाख करोड़ किसानों को ऋण देने का प्रावधान है। साथ ही साथ इरिगेशन के लिए जो बॉन्ड किए जाएंगे। आपको क्या लगता है ग्राउंड पे इस चीजों को अमल में लाने के लिए आखिरकार कितना वक्त लगेगा? क्योंकि हमने देखा था जब आपने किसानों की क्रेडिट कार्ड योजना करी थी या यूपीए ने ऋण माफी किया था, उसको इफेक्ट में आने में 2-3 साल लग गए थे। नहीं, वो चालू तुरंत हो जाता है, कवरेज बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आपने बात की कृषि सिंचाई योजना की, जो प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। अब मैं आशा करता हूं कि जो टैक्स फ्री बॉन्ड सिंचाई के लिए इशू होगा, जारी किया जाएगा, उसमें काफी सारी धनराशि आएगी, और 5,300 करोड़ का जो प्रावधान वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है, उसको मिलाकर एक बड़ी राशि कृषि सिंचाई योजना के ऊपर खर्च की जाएगी।
और मेरा तो ये सुझाव होगा कि ये जो कृषि सिंचाई योजना है ये छोटी और मध्यम वर्ग की जो सिंचाई योजनाएं हैं उसके लिए खर्च किया जाए, बड़ी सिंचाई योजनाओं के ऊपर नहीं। और छोटी जो सिंचाई योजनाएं हैं वो मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल में ही धरातल पर उतारी जा सकती हैं और उससे तुरंत पानी खेतों में पहुंचाया जा सकता है। और अगर हम तेजी से काम करें इस पर तो अगले रबी या उसके बाद वाले खरीफ में इसका असर देखने को हमें मिल सकता है और इससे किसानों को बेहद लाभ पहुंचेगा और सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि सिंचाई योजना से संभव हो सकता है। मकानों की बात करें तो 2022 तक हमें मिल सकता है और इससे किसानों को बेहद लाभ पहुंचेगा और सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कृषि सिंचाई योजना से संभव हो सकता है। मकानों की बात करें तो 2022 तक सबको पक्के घर देना, 4 करोड़ मकान रूरल क्षेत्र में और 2 करोड़ मकान, माफ कीजिएगा उल्टा बोल रहा हूं, 4 करोड़ मकान रूरल क्षेत्र में और 2 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में। क्या आपको ये डे ड्रीम नहीं लगता, दिन का देखे जाने वाला स्वप्न नहीं लगता, क्योंकि इतनी संख्या में तेजी से घर बनाए नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जब हम लोगों ने हाउसिंग सेक्टर को टेकअप किया था अटल जी की सरकार में और काफी सारे कंसेशंस दिए थे, उस समय भी ये दिवा स्वप्न लगता था। लेकिन आप जानते हैं दीपक जी कि किस प्रकार की क्रांति आई थी हाउसिंग क्षेत्र में जो लड़खड़ा गई यूपीए के शासनकाल में। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे ज्यादा खुशी होती अगर वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स में जो छूट है कृषि ये हाउसिंग लोन के ऊपर, उसको उन्होंने पिछले साल 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख किया था। इस साल उसको और बढ़ाकर शायद वो 2 से 2.5 कर सकते थे। तो इससे काफी एनकरेजमेंट मिलता इंडिविजुअल हाउसिंग को और बहुत सारे लोग और लोन लेकर मकान बना सकते थे या अपार्टमेंट खरीद सकते थे, जैसे हम लोगों के समय में हुआ था। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे। आज रियल एस्टेट सेक्टर की जो सबसे बड़ी मांग थी, उनका कहना था कि उनको 45 जगह से क्लियरेंस लेना पड़ती है। लाखों फ्लैट बने हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनका पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, कुछ जगह इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में फंसे हुए हैं। वो सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग कर रहे थे। लगातार शहरी विकास मंत्री, पर्यावरण मंत्री तमाम लोगों से मिल रहे थे और उनकी अपनी सेट ऑफ डिमांड्स थी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर को एड्रेस ही नहीं किया गया और हम सबको 2022 तक मकान देने का वादा कर रहे हैं। तो इस बजट में उनको पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें ऐसा आप मिस कर रहे हैं। एक जेटली जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में ये कहा है कि हर क्षेत्र में रेगुलेटर के माध्यम से हम ये काम करेंगे और इसमें इजाजत की का इंतजार किए बगैर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। और ये काम देखना रेगुलेटर का होगा कि जो बिजनेस करने का, धंधा करने के की प्रक्रिया है वो सिंप्लीफाई हो। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटर बनना चाहिए और उसको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो देखे कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए और वही सिंगल विंडो बने सारी रियायतें देने के लिए। सर, बड़ी बात की गई इन्वेस्टमेंट के बारे में, बड़ी बात की गई मेक इन इंडिया के बारे में, बड़ी बात की गई कि हम फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन 9 महीने हो गए हैं। मानता हूं 9 महीने कम समय है, लेकिन उसका कोई साफ रोड मैप या एफडीआई आता हुआ या फैक्ट्री बनती हुई या उसका प्रोसेस होता हुआ फिलहाल बड़े स्तर पर दिखाई नहीं देता और न ही छोटे स्तर पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये पूरे साल का जो बजट है, पहला बजट, वो पेश हो, इसको देख लें। फिर कई कानून हैं जहां पर कि अध्यादेश जारी हुए हैं, उनको पार्लियामेंट से पास कराना है।
तो कई क्षेत्रों में लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये सब हो जाए। अब बजट आ गया है, पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया है, उसमें जो अध्यादेश हैं उनको कानून में परिणत करने की प्रक्रिया जारी हो गई है। तो ये सब जब हो जाएगा तब जो हमारे पूंजी निवेशक हैं उनको आश्वासन मिलेगा कि अब सब कुछ सही हो गया और अब देश में आकर वो पूंजी लगा सकते हैं अगर बाहर के हैं, और देश के जो निवेशक हैं उनको भी देश में पूंजी लगाने में ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। क्या मैं मानता हूं कि ये बजट उसके लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपको लगता है उसके लिए माहौल बन गया है? मैं मानता हूं कि इस बजट से माहौल बन गया है। आपको क्या लगता है ये बजट एक साल के लिए बजट है या फिर ये 5 साल का विजन दर्शाता है, और अगर दर्शाता है तो कैसे? देखिए, विजन तो 7 साल का दर्शाता है। आपने अभी जिक्र किया 2022 का, बहुत सारा जो विजन है वो 2022 तक का है, और मुझे बिल्कुल ये भरोसा है कि ये सरकार सिर्फ 5 सालों की सरकार नहीं है। चुनाव जरूर होगा लेकिन ये दोबारा चुनी जाएगी, और इसलिए इन्होंने 10 साल का एक विजन सामने रखा है। कहीं 7 साल है, कहीं 5 साल है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इसी सरकार, इसी प्रधानमंत्री के ऊपर होगी। और इसलिए इस बजट में जो कुछ कहा गया है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें तत्काल की जो समस्याएं हैं उसका भी ध्यान रखा गया है, और उसके साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग दिशा में जो समस्याएं हैं, जो मीडियम टर्म प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी रखा गया है ध्यान। सबसे बड़ा मुद्दा जो इन चुनाव का रहा सर, वो रहा काले धन का। वादा किया कि काले धन आएगा, विपक्ष बार बार कह रहा है कि 15 लाख रुपए अकाउंट के अंदर कब आएंगे, क्योंकि ऐसा वादा किया गया था कि सबके अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप इतने बड़े जानकार हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स के, आप मुस्कुरा भी रहे हैं धीरे धीरे, क्या वाकई कभी 15 लाख रुपए मिल सकते हैं अकाउंट में? देखिए, 15 लाख रुपए मिलने की बात किसने कही थी, कहां कही थी, अब मैं खुद चुनाव में व्यस्त था इसलिए उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बयान आ गया है कि ये संभव नहीं हो पाएगा कि सबके अकाउंट में, खाते में 15 लाख रुपया जमा किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहला बजट है देश का जिसमें ब्लैक मनी के ऊपर इतना जबरदस्त हमला किया गया है जितना कि इस बजट में किया गया है, और इससे जो लोग ब्लैक मनी बटोरते हैं उनकी रूह कांप जाएगी, और जिन्होंने बटोरा है उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी, और इसलिए जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी जो है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त रोक लगेगा। लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि ये काला धन है, क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया है वो तो वही की वही है। आप कह रहे हैं कि रिटर्न में काला धन भरना होगा, कि रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न से पता लग जाएगा, आपको विदेशों की संपत्ति बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी ने काला धन से संपत्ति जमा की है तो वो उसको पेश क्यों करेगा आपके सामने? नहीं, वो पता चल जाएगा ना, वो पता चल जाएगा इसलिए कि जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे लोकसभा में कि काले धन का पता लगाने के लिए अरुण जी ने, जेटली जी ने बहुत सारा उपाय किया है, और सारे देशों से वो संपर्क में है। तो विदेशों में जो काला धन है उसकी जानकारी हमें थोड़ी बहुत मिल गई है, आगे भी मिलती रहेगी, और देश में जो काला धन है उसके ऊपर ये बजट एक बहुत गहरा चोट करेगा। आप तो इतने साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आपका कोई अनुमान है कि कितना काला धन बाहर विदेशों में जमा है? नहीं, वो अनुमान लगाना कठिन है। कई लोगों ने अनुमान लगाया है लेकिन उसमें बहुत फर्क पड़ता रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक बात अगर डायरेक्ट टैक्स पर करूं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने इस बात की वकालत की थी कि हाउसिंग लोन पर मिलने वाले जो
ब्याज है उस पर छूट बढ़ानी चाहिए थी। आपको नहीं लगता कि इनकम टैक्स के स्लैब में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया जाना था, जिसकी उम्मीद मिडिल क्लास और खासकर नौकरी पेशा को थी, जिसका इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं भी करते, जिसका बीजेपी का वो बेस वोट बैंक। देखिए उसमें मैं ये सुझाव दूंगा, मेरा अपना सुझाव ये था, हाँ मैं तो चाहता था कि वित्त मंत्री जी जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है पर्सनल इनकम टैक्स का, उसको 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देते। तो इससे ये जो इनकम छोटे छोटे इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं और सारे इनकम टैक्स पेयर्स को इससे बहुत खुशी होती। मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि जब वो फाइनेंस बिल लेकर आएंगे लोकसभा में तो इस पर विचार करेंगे और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देंगे। आपने सुझाव नहीं दिया था लगता है अरुण जेटली जी को? नहीं, हम सुझाव देते हैं जब हमसे सुझाव मांगा जाता है। आपने सुझाव मांगा तो मैंने सुझाव दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से लेकर 25% करने की बात कही जा रही है 4 साल के अंदर। आपको लगता है ये उचित कदम है? ये उचित कदम है क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं और ये हम ना भूलें कि वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो एग्जेम्पशंस को भी देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अगर एक हाथ से वो कंसेशन दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से बहुत सारे जो अवांछित एग्जेम्पशंस हैं उसको वापस भी लेंगे। और मुझे लगता है कि ये काम जल्दी हाथ में लेंगे ताकि इससे सरकार के कोष को कोई घाटा नहीं हो। आपको लगता है कि इस बजट से जो एम रहा है, आपका भी एम था, आपका भी लक्ष्य था कि हम डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ बढ़ें, यानी जो ग्रोथ हो वो 10% के आसपास हो, उस तरफ हम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में डॉलर जो प्रति बैरल का रेट था क्रूड ऑयल का, वो 110 से लेकर $50 तक आ गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सारे जो अरुण जेटली जी ने भी कहा कि सारे जो सूचकांक हैं वो बहुत ही इस समय अनुकूल हैं और इसलिए नए सीरीज जो आए हैं जिसके मुताबिक हम कह रहे हैं कि इस साल 7.4% ग्रोथ रेट रहेगा, उसके अनुसार 10% पर पहुंचना मुश्किल नहीं लग रहा है। पुराने सूचकांक के अनुसार हम शायद 8% पर रहे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आखिरी सवाल सर, अगर आप वित्त मंत्री होते तो और क्या करते? वो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, वही करता। चलिए सर, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर हमारी खबरें लगातार जारी है। बजट से जुड़े कई सारे खास इंटरव्यू हम और लेकर प्रस्तुत